कभी बाढ़, कभी भूकंप या कभी कभी भूस्खलन की घटनाओं को लेकर पश्चिमी घाट लगातार सुर्खियों में बना ही रहता है। कई ऐसी वहां पर जलवायु घटनाएं भी देखी गई हैं और जलवायु परिवर्तन की वजह से कई ऐसी कंडीशन देखी गई हैं जो वहां की जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए खतरा साबित हुए हैं। इसी के मद्देनजर अभी हाल ही में एक भूस्खलन की समस्या देखी गई जो कि पश्चिमी घाट से ही संबंधित है। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं पश्चिमी घाट में जो हालिया घटना घटित हुई है उसने फिर से एक बार डॉक्टर माधव गाडगिल की रिपोर्ट पर ध्यान आकृष्ट किया है। उसने बताया है कि वर्ष 2011 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी पश्चिमी घाट को लेकर, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक के हर अधिकारियों से रिपोर्ट में सिफारिशें जो सजेस्ट की गई थी, वहां के आसपास की जो भी गतिविधियां थी उनसे संबंधित सारी गतिविधियों को जमीनी तौर पर देखा गया था और उसके बाद उस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। उस रिपोर्ट से संबंधित सिफारिशें एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। आज हम इसी रिपोर्ट से संबंधित कौन कौन सी सिफारिशें रही हैं पश्चिमी घाट को लेकर, केरल को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर और गोवा को लेकर, इस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम यह भी जानेंगे कि इस रिपोर्ट में इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को किन किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, या कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में जो पैनल गठित किया गया था वह इस रिपोर्ट से या वेस्टर्न घाट से संबंधित गाडगिल रिपोर्ट से कैसे अलग है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे विषय को। हमारा विषय है पश्चिमी घाट पर माधव गाडगिल रिपोर्ट की सिफारिशें एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। आज हम देखेंगे कि सबसे पहले हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। इसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिर यह खबर महत्वपूर्ण क्यों है। फिर जानेंगे कि माधव गाडगिल रिपोर्ट क्या है और इसे किस वर्ष लाया गया था। इसके बाद समझेंगे कि इस रिपोर्ट में इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो 1, 2, 3 डिवाइड किए गए हैं ये क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें या कहें कि कौन कौन सी गतिविधियों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट की जरूरत क्यों महसूस हुई, किन घटनाओं की वजह से इस पैनल के गठित होने की बात कही गई थी। इसके बाद जानेंगे इस पैनल ने जो सिफारिशें दी थी उनके क्रियान्वयन का विरोध क्यों हो रहा था, ऐसी कौन सी सिफारिशें थी वे। इसके बाद जानेंगे कस्तूरी रंगन पैनल के अध्यक्षता में, या कहेंगे कि कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिशें क्या रही हैं पश्चिमी घाट को लेकर। फिर अंत में एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको यह जवाब भी देना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न पत्र के किस खंड से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि वर्ष 2024 की यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन और सीसेट के कोर्स को लॉन्च किया जा रहा है, किसमें दृष्टि लर्निंग ऐप पर। इससे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9311406441। इसके अलावा यदि आप इनफोकस की पीडीएफ चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस के इनफोकस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले खबर को। खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर थी रायगढ़ लैंडस्लाइड ब्रिंग्स बैक फोकस ऑन माधव गाडगिल रिपोर्ट ऑन वेस्टर्न घाट, व्हाट इट रिकमेंडेड। दरअसल माधव गाडगिल की वेस्टर्न घाट को लेकर एक रिपोर्ट वर्ष 2011 में तैयार हो गई। वर्ष 2010 में पैनल का गठन हुआ था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर माधव गाडगिल ने की थी और इन्होंने एक बेहतरीन अप्रोच को अपनाते हुए उस पूरे क्षेत्र में जो भी अधिकारी कार्य कर रहे थे, वेस्टर्न घाट में जो लोग निवास कर रहे थे, उन सब से आपस से चर्चा की, उस पूरे घाट की परिस्थितियों के बारे में समझा, जो कि खुद एक क्या थे, पारिस्थितिकीविद थे। तो उन्होंने पूरी सेंसिटिव जो इलाका है उसके बारे में जाना। उसके बाद फिर वर्ष 2011 में एक लगभग 552 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उन्होंने ठीक तरीके से डिस्क्राइब किया कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से उद्योगों की अनुमति दी जानी चाहिए। इसीलिए अब हाल ही में क्या घटना घटित हुई है कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड हो गई है और इसके बाद उनकी रिपोर्ट में जो भी सिफारिशें की गई थी उनकी सिफारिशों की ओर ध्यान जा रहा है, उन पर चर्चा करने की बात फिर से शुरू हो रही है। यानी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुए भूस्खलन में व्यापक जानमाल की हानि देखी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि गांवों तक तबाह हो गया है वहां पूरा और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है।
पश्चिमी घाट के संरक्षण पर वर्ष 2011 की डॉक्टर माधव गाडगिल रिपोर्ट एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है, चर्चा में आ गई है, जिसमें इसके बाद कहा जा रहा है कि पश्चिमी घाट सहित राज्य के सभी भूस्खलन प्रवण गांवों की मैपिंग की जा चुकी है और केंद्र सरकार को इससे जुड़ी सारी जानकारियां दी जा चुकी हैं। इसके अलावा कोर और बफर जोन जो कि संवेदनशील है किस लिहाज से, भूस्खलन के लिहाज से, इसकी भी मैपिंग पूरी हो चुकी है और इससे संबंधित जो भी डेटा है वह भी केंद्र सरकार को दिया जा चुका है। अब आ जाती है बात कि आखिर गाडगिल रिपोर्ट में ऐसी कौन सी सिफारिशें थी जिन्हें लेकर आज तक उनका क्रियान्वयन नहीं किया गया है और इसका विरोध भी किया गया था एक समय। आइए देखते हैं डॉक्टर माधव गाडगिल रिपोर्ट को। सबसे पहले जान लेते हैं पश्चिमी घाट को कि ये कहां पर है। तो देखिए, यह है भारत का मैप और यह क्षेत्र है पश्चिमी घाट, जो कि विश्व पर, पूरी दुनिया में हम कहें तो अपनी जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए जाना जाता है। हॉटस्पॉट ये अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु भी यहाँ पर मौजूद है और उष्णकटिबंधीय जो भी वनस्पतियां हैं वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। भारत के लगभग 6 राज्यों में यह फैला हुआ है, यानी वेस्टर्न घाट की हम बात करें, पश्चिमी घाट की बात करें तो ये भारत के 6 राज्यों से संबंधित है, जिसकी रिपोर्ट में चर्चा भी की गई है। तो वर्ष 2010 में इनकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन होता है, जिसमें उस समय तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस पैनल की घोषणा की थी, जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी, जिनका नाम था डॉक्टर माधव गाडगिल, जो कि अपने आप में एक पारिस्थितिकी विज्ञानी भी थे और इन पर पूरा मतलब भार था कि पश्चिमी घाट के जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी या स्थिति है, उसके बारे में जाना जाए, उसके बारे में पता लगाया जाए। आयोग ने अगस्त 2011 में 552 पन्नों की रिपोर्ट प्रस्तुत की और केंद्र को सौंपी और इसमें कुछ सिफारिशें की। उन्होंने सिफारिशों के तौर पर कहा कि 6 राज्यों में फैले पश्चिमी घाट के 64% हिस्से को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों यानी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1, 2, 3 में डिवाइड कर देना चाहिए। यानी इस स्थिति के लिहाज से कि कौन सा क्षेत्र ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा संवेदनशील है पारिस्थितिकी के लिहाज से, उसी हिसाब से इन्हें 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किए जाने की इन्होंने सिफारिशें की थी। और इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा था कि पूरे वेस्टर्न घाट को एक पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाए। यानी पूरे वेस्टर्न घाट को इन्होंने इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने की भी सिफारिश की थी, जो कि अभी नहीं है। कुछ क्षेत्र को ही इसके संवेदनशील हिस्से के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अथिरापिल्ली और गुंडिया जल विद्युत परियोजना जो कि उस स्थलों में बनाई जा रही थी, इनको पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए, किसी भी तरीके से इन्हें नहीं शुरू की जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी वेस्टर्न घाट के संवेदनशील हिस्से में स्थित है। इन्होंने गोवा के लिए भी सिफारिशें की थी और महाराष्ट्र के लिए भी अपनी सिफारिशें दी थी। गोवा के लिए इन्होंने कहा था कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1 और 2 में खनन के लिए नई पर्यावरणीय मंजूरी पर अनिश्चितकालीन रोक लगा देनी चाहिए, इसकी सिफारिश उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि वर्ष 2016 तक जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो 1 कैटेगरी है, इसमें खनन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए, वरना वेस्टर्न घाट की जो जैव विविधता है वह बुरी तरीके से प्रभावित होगी। वेस्टर्न घाट अपने आप में कई क्षेत्र के कई जीव जंतुओं, कई वनस्पतियों का घर है, उनका होम है। ऐसे में इसे बचाए रखने के लिए जरूरी है कि हम इन सभी गतिविधियों को, चाहे वह खनन हो, चाहे वह बालू का खनन हो, चाहे वह पत्थरों से संबंधित खनन हो, चाहे अन्य औद्योगिक गतिविधियां हो जो वहां के पर्यावरण को विषाक्त कर रही हैं, इन्हें खत्म करने की धीरे धीरे जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि सख्त विनियमन के तहत ही जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 2nd कैटेगरी है, इसमें मौजूदा खनन को जारी रखना चाहिए। यानी उन्होंने जो 3 कैटेगरी डिवाइड की थी, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1, सेंसिटिव जोन 2nd, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 3rd, इसमें इस पर खनन की पाबंदी लगा दी गई थी। इसमें कुछ सख्त विनियमन के तहत ही यहाँ पर खनन जारी करने की बात कही थी। और तीसरा जोन था जिसे इन्होंने ग्रीन जोन के रूप में डिवाइड किया था। 2nd ऑरेंज जोन था और 1st था रेड जोन। ध्यान रखिएगा, इन्होंने 3 जोन के रूप में इसे डिवाइड किया था। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में जो ESZ1 और ESZ2 कैटेगरी है,
इसके तहत नए प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इस बात की भी उन्होंने सिफारिश की थी। उन्होंने कहा था कि कोयला आधारित उद्योग जो कि रेड और ऑरेंज जोन के अंतर्गत या कहें कि इन उद्योगों के अंतर्गत आते हैं, इन उद्योगों से संबंधित जो बिजली संयंत्र हैं इनकी भी परमिशन नहीं दी जानी चाहिए और मौजूदा ऐसे उद्योगों को वर्ष 2016 तक शून्य प्रदूषण पर स्विच करने के लिए कहा जाना चाहिए, ऐसी सिफारिश उन्होंने कही थी ताकि वेस्टर्न घाट के जो पर्यावरण इलाका है उसे संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा उनकी और कुछ खास सिफारिश थी जिसमें इन्होंने अपनी रिपोर्ट में पर्यावरण के प्रशासन में बॉटम टू टॉप दृष्टिकोण या अप्रोच को अपनाने का सुझाव दिया था। इन्होंने कहा था क्योंकि हम अभी तक बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनमें हमने देखा है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमें जमीनी से लेकर ऊपर फिर पॉलिसी बनाने की जरूरत है, क्योंकि लोग वहां निवास कर रहे हैं, वहां के जो आदिवासी समुदाय हैं, वहां पर जो खुद लोग निवास कर रहे हैं वेस्टर्न घाट में, वो वहां की स्थितियों को, वहां की गतिविधियों को ज्यादा करीब से जानते हैं, ना कि हम या कि दूर बैठा व्यक्ति जो कि रिपोर्ट तैयार करता है। तो ऐसे में हमें एक ऐसे विकेंद्रीकरण वाले पावर की जरूरत है ताकि वहां के लोगों को, जो स्थानीय लोग वहां रहते हैं, उन्हें शक्ति प्रदान की जानी चाहिए ताकि वो वेस्टर्न घाट के संरक्षण के लिहाज से, उसके सतत विकास के लिहाज से ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं। तो हमें एक बॉटम टू टॉप दृष्टिकोण या अप्रोच को अपनाए जाने की सुझाव उन्होंने दी थी अपने रिपोर्ट में। उन्होंने कहा था कि जिससे विकेंद्रीकरण और स्थानीय अधिकारियों को अधिक शक्तियां प्राप्त होंगी, इसका संकेत उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया था। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश उन्होंने अपनी रिपोर्ट में की थी। क्यों? यानी एक ऐसे निकाय की स्थापना की जानी चाहिए जो कि पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी का ध्यान रख सके और इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी का प्रबंधन कर सके और इसके सतत विकास को सुनिश्चित करने में अपनी सहभागिता निभा सके। यानी एक प्राधिकरण की भी सिफारिश उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही है। इसके अलावा इन्होंने स्थानीय जो लोग हैं वहां पर निवास कर रहे हैं उन्हें भी पावर देने की बात कही थी पर्यावरण के संरक्षण के लिहाज से। उन्होंने यह भी कहा था कि चाय, कॉफी, इलायची, रबड़, केला और अनानास जैसी जो एकल वाणिज्यिक फसलों को वहां पर उगाया जा रहा है, इस पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी फसलें पर्यावरण को विषाक्त कर रही हैं। इसके अलावा सॉइल इरोजन को ज्यादा बढ़ा रही हैं, जंगलों को नष्ट कर रही हैं, कृषि की जो गतिविधि है यहाँ पर फिर ज्यादा फैल रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है वह प्रभावित हो रहा है, वहां की वनस्पति प्रभावित हो रही है, वहां के जंगल प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की जो वाणिज्यिक फसलें हैं इनके उगाने पर उन्हें प्रतिबंध लगाने का सुझाव भी दिया था। पर्यावरण की दृष्टि से विनाशकारी प्रथाओं को कम करने और पश्चिमी घाट में अधिक टिकाऊ कृषि दृष्टिकोण को अपनाने की बात उन्होंने कही थी। इसका उन्होंने सुझाव अपनी रिपोर्ट में दिया था। तो आपने इनकी रिपोर्ट के बारे में जान लिया। अब आइए जानते हैं कि आखिर रिपोर्ट की जरूरत क्यों महसूस हुई थी। दरअसल रिपोर्ट की जरूरत महसूस हुई थी पश्चिमी घाट में बढ़ती जनसंख्या की वजह से। यानी पश्चिमी घाट पर जनसंख्या दबाव, जलवायु परिवर्तन और विकास गतिविधियों के प्रभाव के अध्ययन के लिए एक पैनल की जरूरत महसूस हुई ताकि एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके जो कि इस वेस्टर्न घाट से संबंधित जो परिस्थितियां हैं, जो जोन है, उनके बारे में बता सके ताकि हम वेस्टर्न घाट को लेकर कैसी पॉलिसी बना सकते हैं इसके बारे में हमें सटीक एक खाका मिल जाए। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का इसे दर्जा प्राप्त है और पश्चिमी घाट अपने आप में 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसे सह्याद्री श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है। इस बारे में हमने पढ़ा भी है। देश के पश्चिमी तट पर 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल को यह कवर करता है। इसमें ऊंचे पहाड़ी जंगलों का घर है, यानी इसमें पर्वतीय क्षेत्र भी है, कुछ यहाँ पर जंगल बने हुए हैं, ऊंचे पर्वतीय वनस्पतियों वाला क्षेत्र भी है, उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों वाला क्षेत्र भी है। यह कई हजार जीव जंतुओं का निवास स्थान भी है, कई स्तनपायी भी यहाँ पर निवास करते हैं। क्षेत्र की उष्णकटिबंधीय जलवायु को नियंत्रित करते हैं और मानसून प्रणाली का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है ये वैश्विक लेवल पर। तो अपने आप में इसका पर्यावरणीय महत्व काफी अधिक है। पर्वत श्रृंखला का लगभग 60% भाग कर्नाटक में फैला हुआ है पूरे वेस्टर्न घाट के यदि हम देखें तो, इस लिहाज से। और विश्व स्तर पर खतरे में पड़ी 325 वनस्पतियों, जीवों, पक्षियों, उभयचर, सरीसृप और मछली प्रजातियों का यह घर है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। यानी जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उनमें से आप समझ सकते हैं कि 325 स्पीसीज वेस्टर्न घाट में निवास करती हैं। इसके अलावा जानते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट के क्रियान्वयन का विरोध क्यों किया जा रहा था। दरअसल
राज्यों ने विकास में बाधा और आजीविका के नुकसान की आशंकाओं के बीच कार्यान्वयन का विरोध किया कि यहाँ पर जो लोग निवास कर रहे हैं उनकी आजीविका पर खतरा होगा यदि हम ऐसी वाणिज्यिक फसलों को यहाँ पर यानी कि फसलों की जो उगाही है उस पर हम यदि प्रतिबंध लगा देते हैं तो, और हम यदि इन गतिविधियों को बंद कर देते हैं, जो पूरा क्षेत्र है वहां के जो लोग हैं निवास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी आजीविका प्रभावित होगी और राज्य का जो विकास है यह भी बाधित होगा। जो भी राज्य से सटे हुए हैं उनमें बाधा पहुंचेगी उनके विकास में। इसी वजह से इस रिपोर्ट का विरोध किया गया था। अगस्त 2012 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के तहत इन्हीं के तहत पश्चिमी घाट पर एक उच्च स्तरीय कार्य समूह का गठन किया गया था और फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के रूप में उन्हें जाना जाता है। इनकी रिपोर्ट में उन्होंने लगभग 1750 प्रतिक्रियाओं की जांच की, जिसमें से 81% गाडगिल की सिफारिशों के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, 81% जो गाडगिल की सिफारिशें इनके पक्ष में ये नहीं थे। इसके अलावा कुछ राज्य भी थे जो इनके खिलाफ थे, यानी गाडगिल की जो रिपोर्ट थी उसके खिलाफ थे। केरल ने रेत खनन, उत्खनन प्रतिबंध, परिवहन बुनियादी ढांचे, पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर जो प्रतिबंध की सिफारिश उन्होंने की थी, जल विद्युत परियोजनाओं पर प्रतिबंध की जो सिफारिश गाडगिल रिपोर्ट में की गई थी, नदी जल के अंतर बेसिन हस्तांतरण और नदी प्रदूषणकारी उद्योगों पर पूर्ण प्रतिबंध की जो सिफारिश उन्होंने की थी, इस पर आपत्ति जताया केरल सरकार ने खुद, और केरल ने इस पर कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर देखा गया कि वर्ष 2018 में केरल में भयावह बाढ़ आई और भूस्खलन की कई घटनाएं केरल में देखी गई, जिसके बाद गाडगिल की रिपोर्ट की जो सिफारिशें थी कई बार सुर्खियों में आ गई हैं। ये तो हमने देखा कि क्यों इसका विरोध किया जा रहा था। इसके अलावा एक और तथ्य इससे जुड़ा हुआ ही कि जो वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल बना था, उससे जो रिपोर्ट निकल कर आई थी, इस रिपोर्ट में केंद्र और राज्य सरकारों, जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों, लोगों की ठोस वैज्ञानिक जानकारी और प्रतिक्रिया पर आधारित एक प्रकृति समर्थक जन रिपोर्ट थी, एक जन समर्थक रिपोर्ट थी, और इन सभी लोगों की सिफारिशों के आधार पर ही ये रिपोर्ट बनी थी। वैज्ञानिक आधार पर ही इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। इस वजह से इस रिपोर्ट की मान्यता काफी ज्यादा देखी जा सकती है पारिस्थितिकी तंत्र के लिहाज से, वेस्टर्न घाट के लिहाज से, इसलिए उनकी सिफारिशें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कस्तूरीरंगन पैनल ने अपनी रिपोर्ट में क्या बातें कही थी। दरअसल रिपोर्ट ने पश्चिमी घाट के केवल 37% क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील बताया था, यानी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के अंतर्गत रखने की बात कही थी, जबकि हमने देखा था गाडगिल रिपोर्ट में लगभग 64% हिस्से को कहा था कि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में रखा जाना चाहिए। पश्चिमी घाट को सांस्कृतिक यानी मानव बस्तियां और प्राकृतिक यानी गैर मानव बस्ती क्षेत्रों में इन्होंने विभाजित कर दिया था, जबकि गाडगिल ने क्या कहा कि इन्होंने उनकी रिपोर्ट यानी जो गाडगिल रिपोर्ट थी उसके 7 तत्वों के उसके मूल तत्वों को ही नष्ट कर दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के 3 जोन्स डिवाइड किए थे। इसके अलावा रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन डिवाइड किए थे, जो यह बताता था कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियों को यहाँ पर परमिशन मिलनी चाहिए और कौन कौन सी गतिविधियों को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, जिससे पश्चिमी घाट प्रभावित हो या प्रभावित ना हो। दरअसल इसमें इन्होंने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट ने उसके मूल तत्वों को खत्म कर दिया। सांस्कृतिक भूमि को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के रूप में नामित किया गया कस्तूरीरंगन समिति में। इसने लाल, नारंगी और हरी श्रेणियां समाप्त कर दी, जो कि जिसकी घोषणा की गई थी गाडगिल समिति में, गाडगिल समिति की रिपोर्ट द्वारा। लाल सूची में कौन कौन सी चीजें शामिल थे, इसमें खनन, पत्थर उत्खनन, थर्मल योजनाओं और टाउनशिप परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। नारंगी श्रेणी की बात करें तो ऐसी गतिविधियां जिन्हें उचित अनुमति के साथ विनियमित और शुरू किया जाएगा, ऐसी इसके अंतर्गत शामिल की गई थी। वहीं यदि हम हरी श्रेणी की बात करें तो ग्रीन कैटेगरी में सभी कृषि और बागवानी गतिविधियों और वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति इसके तहत प्रदान की गई थी। कस्तूरीरंगन समिति की ही बात करें तो वर्ष 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसी के तहत एक मसौदे में सुनवाई हुई और सुनवाई के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कहा कि ये अभी फिलहाल कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाले पैनल की सिफारिशों की जांच कर रहे हैं, इसलिए इस समय जो गाडगिल रिपोर्ट है उस पर वो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक यानी वर्ष 2014 में जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि आपने गाडगिल रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि वे अभी कस्तूरीरंगन पैनल की जो अध्यक्षता वाली रिपोर्ट थी उसी पर जांच कर रहे हैं। वर्ष 2017 में एक और आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, जब केंद्र सरकार ने
पश्चिमी घाट से संबंधित जो क्षेत्र है उसका एक पूरा खाका तैयार किया और सीमांकित किया क्षेत्र को कि कौन कौन से किस किस क्षेत्र को पश्चिमी घाट के अंतर्गत वे शामिल करते हैं और पश्चिमी घाट में संवेदनशील क्षेत्रों के अंतर्गत वे शामिल करते हैं। तो वर्ष 2017 में कस्तूरी रंगन समिति द्वारा अनुशंसित 59,940 वर्ग किलोमीटर के विपरीत केंद्र सरकार ने पश्चिमी घाट में 56,285 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के रूप में सीमांकित किया। आप समझ सकते हैं, गाडगिल ने तो बहुत ही बड़े कवर को इसमें शामिल करने की बात कही थी, लेकिन जब कस्तूरी रंगन के पैनल ने जो सिफारिश की थी उससे भी कम क्षेत्र को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया है। इसके अलावा केरल में इन्होंने, कस्तूरी रंगन जी ने क्या कहा था कि केरल में लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जिसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने लगभग 9900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित किया। कहां पर? केरल राज्य से के संबंध में यह बात केंद्र सरकार ने कही। यदि हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, यानी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बारे में यदि हम बात करें तो इसके द्वारा फिर एक और उच्चाधिकार प्राप्त समिति की घोषणा के गठन की बात कही गई। अब देखते हैं कि यह समिति या यह जो पैनल गठित किया गया है वह क्या सिफारिशें प्रदान करता है। ये हमने देखा पूरी रिपोर्ट के बारे में, गाडगिल से संबंधित और कस्तूरी रंगन जी से संबंधित जो भी पैनल गठित हुए थे उन्होंने क्या क्या सिफारिशें कही थी। आइए देखते हैं हमारे आज के सेशन पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गाडगिल पैनल ने पश्चिमी घाट में 64% क्षेत्र को ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के रूप में सिफारिश की थी। दूसरा कथन है, कस्तूरी रंगन के नेतृत्व वाले पैनल ने पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की थी। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? और है केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है? प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले विषय के साथ, अगले टॉपिक के साथ, खास खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।